जय स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो बचे हुए टॉपिक है उसको देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में कुछ टॉपिक बच गए हैं। चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं, उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। उसमें आप पहला हेडिंग लगा लीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन ये कब के लिए था? जब इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। अब अगर एंगल ना देके लाइन का इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं ये लाइन L1 है और ये L2 है, और L1 लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 है ऐसा, और इक्वल टू 0 ऐसे मान लीजिए। और सेकंड लाइन जो है L2 वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अगर कुछ इस टाइप के लाइन के इक्वेशन गिवन है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लाइन का इक्वेशन गिवन है तो हम लोग एंगल कैसे निकाल रहे थे? पहले हम लोग इसको थीटा मान रहे थे, ये हो जा रहा था थीटा 1, ये थीटा 2, इसका टेंजेंट tan थीटा 1, इसका टेंजेंट tan थीटा 2 याद आ रहा है। और इसको हम लोग किस नाम से जान रहे थे? m1, और ये क्या कहला रहा था? m2। तो हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रहा था? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मिल रहा था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान ही रहे हैं। लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तब कैसे हम इनका एंगल निकालेंगे? तो m1 और m2 हम निकालेंगे और वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, हमको मिल जाएगा। तो ये भी एक टॉपिक था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, पहली वाली लाइन से अगर हम स्लोप निकालें तो क्या मिलेगा? m1 की वैल्यू क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो b1y इज इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाई b1, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m1 मान लीजिए, तो m1 की वैल्यू माइनस a1 बाई b1, ये मिला। इसी तरीके से अगर हम इससे m2 फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस a2 बाई b2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माइनस a2 बाई b2। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट हमने लिखा क्या? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पर बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो अभी हम सॉल्व कराएंगे तो आपको लगेगा कि इसकी जरूरत थी। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू कितना है? माइनस a बाई a1 बाई b1 माइनस m2, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a2 बाई b2 हो जाएगा ये, अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू माइनस a1 बाई b1 और माइनस a2 बाई b2, ये मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, इसे जरा सॉल्व करिए तो ये आपको क्या देगा? a2b1 माइनस a1b2 अपॉन b1b2, ठीक, अपॉन होल अपॉन ये वाला। अब इसे सॉल्व करिए जरा तो 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 a2 अपॉन b1 b2, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b1 b2 प्लस a1 a2 अपॉन b1 b2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली मिल क्या रही है? इधर लिख दें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन b1 b2 प्लस a1 a2, ये मिला tan थीटा की वैल्यू। तो अगर दो लाइन दिया है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? उनका एंगल का मतलब टेंजेंट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर लेंगे, tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन b1 b2 प्लस a1 a2, ये हमको मिल रहा है। लेकिन जरा समझिएगा, इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता। क्वेश्चन किस पे आएगा? जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक, तो केसेस में आप बिना लाइन को ड्रॉ किए इस कंडीशन के थ्रू, उनके इक्वेशन के थ्रू बताइए कि लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, लाइन एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसिडेंट है, ठीक है, ऐसी लाइन है, या लाइन पैरेलल है, या लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी केसेस हो सकता है, या लाइन किसी एक पॉइंट को कट करके जा रही है, ऐसा भी तो हो जाएगा। तो सारे चारों केसेस में क्या क्या बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थीटा की वैल्यू 0 रख के।
थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं कट कर रही हैं। नहीं कट कर रही है मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। तो चलिए इसमें पहला हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, 0 मतलब 0/1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a2b1 माइनस a1b2। इस साइड हो जाते हैं, देखिए a2b1 माइनस a1b2, b1b2 a1a2, b1b2 प्लस a1a2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, a2b1 माइनस a1b2 इज इक्वल टू क्या, 0। इसको इस साइड भेज दीजिए तो a2b1 इज इक्वल टू a1b2 ऐसा मिलेगा। a2 को इस साइड लाइए, b2 को इस साइड लाइए, तो अगर हम a2 को इस साइड और b2 को, तो ये b1/b2 हो जाएगा और ये a1/a2 हो जाएगा। तो अगर इफ a1/a2 इधर लिखते जा रहे हैं ना, यहाँ पे पहला केस है पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए पैरेलल कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, b1/b2 के, ठीक है। दो लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो लाइन पैरेलल कब होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल जाए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा है ना, ये tan थीटा की वैल्यू है, ये जो डेरिवेशन है उसको हटा दे रहा है ताकि लिखने के लिए जगह मिल जाए। चलिए तो इसको हमने इरेज कर दिया, ये m2 वाली केसेस खत्म हो गई, ये मिल गया। अब जरा देखिएगा आगे, ये हम लोगों का पहला केस मिल गया क्या, पैरेलल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। थीटा की वैल्यू π/2 रखो, केस सेकंड, केस सेकंड, चलो केस सेकंड रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं सर जी। थीटा की वैल्यू जब हम π/2 रखेंगे तो tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/0। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 तो tan π/2 इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपॉन b1b2 प्लस a1a2, b1b2 प्लस a1a2। tan π/2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो 1/0 इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपॉन b1b2 प्लस a1a2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ये मिला। कब, जब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये केसेस कब होगा, इसको आप सेकंड बना लीजिए, जब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू L2 है, पहली लाइन दूसरी लाइन पे पड़े या दूसरी लाइन पहली लाइन पे परपेंडिकुलर है, उस केसेस में a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 0। इतनी चीजें क्लियर हुए। इसके बाद इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये दो केसेस मिल गया कि लाइन कब पैरेलल होगा और लाइन कब परपेंडिकुलर होगा, जब लाइन का इक्वेशन क्या है, L1 इज इक्वल टू क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों केसेस में है। तो लाइन पैरेलल कब होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अगर लाइन ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है पैरेलल वाली केसेस में अगर एक केसेस और बढ़ जाएंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सब इक्वल हो जाए, a1a2 का रेशियो, b1b2 का रेशियो, c1c2 का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इस केसेस में लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, सेम एक लाइन है, ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन AB है और CD भी उसी पे है, दो लाइन। तो AB एंड CD क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो लाइन पैरेलल, परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट। एक केसेस में आता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो कैसे पता करेंगे, तो ये थर्ड मान लीजिए और फोर्थ लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कब होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है।
और इसमें पैरेलल वाली केसेस में एक लाइन और बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल हो गया तो लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/2 है, लाइन क्या है, पैरेलल है, और पहला ही इक्वल नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब है कि लाइन किसी न किसी पॉइंट से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 4 केसेस थे और ये एंगल था tan थीटा, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अब उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स एज कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। यानी ये जो लाइन्स दिए हुए हैं आपको बताना ये कौन सी लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वाली केसेस में पैरेलल कोइंसिडेंट कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 होगा। और पैरेलल कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 होगा, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। यही चीज पढ़े थे। और परपेंडिकुलर के लिए क्या था, A1/A2 प्लस B1/B2 क्या हो, 0। यही 4 केसेस थे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली केसेस में अगर हम इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितना मिलेगा, 1, b की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है -3। तो a1 b1 c1। a2 की वैल्यू कितना है -3, b2 कितना है -6 और c2 कितना है 9। ये मिला। तो चलिए रख देते हैं इस फॉर्मूले पे। तो 1/-3, 2/-6, -3/9। इसे कट करेंगे तो -1/3 आएगा, कट तो होगा नहीं। इसे कट करिए -1/3, इसे कट करिए -1/3। ये सब इक्वल है, यानी A1 ये वाली क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये होगा क्या, ये होगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब पहली लाइन है दूसरी लाइन है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इसकी वैल्यू पहले वाली लाइन से दूसरे वाली लाइन की वैल्यू पहले वाली से बड़ी होगी, लेकिन है तो वही सेम लाइन है, ओवरलैपिंग हो रहा है। चल सेकंड देखिए, फर्स्ट तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं सेकंड के केसेस क्या मिल रहा है। तो ये हम लोग फर्स्ट समझ गए कि फर्स्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है। सेकंड आइए, सेकंड में कंपेयर करिए ax प्लस by प्लस c से। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, और देखिए c1 0, c1 1, गड़बड़ क्यों हो जा रहा है, c1 की वैल्यू 1, a2 2 है, b2 4 है और c2 3 है। चलिए रख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या मिलने वाला है इसमें, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/3। इसे कट करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3 आ रहा है। ये कौन सी क्राइटेरिया मिल गई है, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा है, पैरेलल लाइन। लाइन क्या होगा, पैरेलल है। तो पहला कोइंसिडेंट है, सेकंड लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल। चलिए थर्ड देखते, क्लियर हो गया ये, नोट करते जाइएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड के केसेस में क्या है, a1 क्या है हमारा 3, b1 -2, c1, ये c1 लग रहा है, मान लेते हैं c1 कितना है 5, a2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 2, b2 1 एंड c2 -9। रखते हैं हम वैल्यू, एक हो जाएगा 3/2 -2/1 5/-9।
पहले ही वैल्यू इक्वल नहीं है, तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। तो पहला कोइंसिडेंट है, दूसरा पैरेलल है और तीसरी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप भी अरेंज कर ले जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने पढ़ा उस पे एक एग्जाम्पल था, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए। इफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये दूसरी लाइन है। कह रहा है ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है या ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो के की किस वैल्यू पे है। समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाते हैं। लाइन क्या है, 2x प्लस 3y, y ऐसे लिख दे, ठीक है, प्लस 4, k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6kx माइनस ky प्लस 12k इज इक्वल टू 0। 6kx और 2x में x कॉमन है, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 6k। 3y और माइनस ky में y कॉमन है, तो क्या मिलेगा, 3 माइनस k, और क्या बचा यहाँ पे, 4 और 12, तो 4 प्लस 12k ये कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर ये दो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा -1। इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बना लेंगे। तो y 3 माइनस के इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेजिए, तो माइनस एक्स 2 प्लस 6k ये मिला, और इसको इस साइड भेजिए तो -4 प्लस 12k ये हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x या फिर निगेटिव अंदर भेज देते हैं, 2 प्लस 6k बाई 3 माइनस k ये हो गया, और -4 प्लस 12k बाई 3 माइनस k। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए तो m की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, m मतलब m1 -2 प्लस 6k बाई 3 माइनस k ये हो गया आपका m1। इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इस वाले लाइन से हम फाइंड कर लेंगे m2, और जैसे ही m2 मिलेगा हमारा काम बन जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस बोर्ड पे मिटता नहीं है आसानी से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड लाइन है हमारा, क्या है, 7x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाइए, 5y इज इक्वल टू -7x प्लस 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो -7 बाई 5x प्लस 4 बाई 5 ये मिला। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, तो m की वैल्यू -7 बाई 5, इसको m2 मान लीजिए। सेकेंड लाइन का स्लोप है तो m2, और फर्स्ट लाइन का स्लोप है तो हमने किससे डिनोट कर दिया, m1 से। ये दोनों लाइन इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिल गया, -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, -2 प्लस bk अपॉन 3 माइनस k। bk है कि 6k है, वो 6 है, b नहीं है, वो 6 है। 6k अपॉन 3 माइनस k इंटू m2 -7 बाई 5, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा, सब माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस बचा रह जाएगा।
तो क्या मिलेगा हमको, ये क्या है 7/-7/5, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा, देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 6 ज़ा 42k इज अपॉन 15 माइनस 5k इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करिए, 14 प्लस 42k इज इक्वल टू -15 प्लस 5k, ये हो गया। 5k को इस साइड, 14 को इस साइड, तो 42k माइनस 5k इज इक्वल टू -15 माइनस 14, 42 माइनस 5, तो 2 सब्ट्रैक्ट करिए 40 और 3 सब्ट्रैक्ट करिए 37, तो 37k इज इक्वल टू 5 माइनस 29, फिर k इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे -29/37, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ गया -29/37। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कुछ और टॉपिक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं स्ट्रेट लाइन का। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक से ज्यादा क्वेश्चन होगा। कैसे अरेंज होगा वो हम आपको बना के दिखाते हैं। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2 ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 1। ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2x + 1 का। कह रहा कहीं पे एक पॉइंट है p कोऑर्डिनेट मान लीजिए, जिसका पॉइंट कितना है 1 - 2, और हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट कितना होगा, मान लेते हैं ये क्वाड्रेंट है Q, तो आपसे पूछ रहा है कि Q का क्वाड्रेंट कितना है। यही क्वेश्चन है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, तो यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कह रहा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करिए, मतलब इसका क्वाड्रेंट फाइंड करिए। एक टाइप का क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन दे सकता था कि इस P का इमेज फाइंड करिए। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हमने, यानी इमेज। तो इमेज जस्ट जितना इस लाइन के अपर साइड है उतना ही लोअर साइड बनेगा। तो ये मान लेते हैं ये हो गया R, ठीक। हम लोग इसका भी पॉइंट फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे। R क्या है, इमेज ऑफ द P है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, PQ या PR का इक्वेशन, लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक क्वेश्चन हुआ, P का इमेज 2 क्वेश्चन हुए, इक्वेशन ऑफ द लाइन PR 3 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ आपको यह भी दे सकता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P2R या P2Q, यानी जो डिस्टेंस है PQ और PR का जो डिस्टेंस है, यानी जो पॉइंट है उस पॉइंट का जो इमेज बन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, जितना मैंने आपको बताया। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल रख के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टर्म्स है, सभी को देख लेते हैं, सभी को समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसको हटाते हैं हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाली केसेस में। तो चलिए हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, ये क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। P की वैल्यू क्या है 1 - 2, 1, -2। ये कैसे मिलेगा जरा सोचिए। देखिए ये लाइन है और ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप, इसको हम क्या मान ले, AB मान ले। चलिए AB वाली लाइन का जो स्लोप है y इक्वल टू 2x + 1 वाली लाइन का जो स्लोप होगा, और PQ वाली जो लाइन का स्लोप होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -1। क्यों, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB कितना मिलेगा, सिंपल है, y इक्वल टू mx + c से कंपेयर कर देंगे हम लोग, तो m की वैल्यू कितना मिलेगा 2, तो कितना मिल गया हमको 2। स्लोप ऑफ द लाइन कितना, AB कितना है 2, इसको हम लोग मान लेते हैं m1 है। और स्लोप ऑफ द लाइन PQ या PR, स्लोप ऑफ द लाइन PR या PQ, कुछ भी लिख सकते थे, चाहे PQ लिखे चाहे PR, बात एक ही है। कितना मिलेगा हमको, हम मान लेते हैं m2 है। और
पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू निकालनी है तो -1/m1, -1/m1 की वैल्यू 2, यानी इस लाइन का जो स्लोप हुआ m2 हुआ वो कितना आया, -1/2 आया। सही है, ठीक है। अगर इस लाइन का स्लोप पता चल गया और हमें पहले से एक पॉइंट पता है 1 - 2, तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड पता है, पहले से जान रहे हम लोग, और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट भी पता है कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कौन से वाले फॉर्मूले से? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। इधर उधर लिख रहे कोई दिक्कत नहीं ना है, आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख लेंगे y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये +2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, -1/2, x - x1, x1 की वैल्यू है 1। इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, देखिए क्या मिलेगा, y + 2 × 2 इस साइड भेज दिए, -x + 1, 2y + 4 इज इक्वल टू -x + 1, x को इधर भेजिए तो x + 2y हो गया, 4 को इस साइड भेज दीजिए या 1 को इधर भेज दीजिए, तो +4 - 1 इज इक्वल टू 0, x + 2y और +3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको इक्वेशन स्टार बना लीजिए। अब ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है। कौन सी लाइन का, PQ और PR, इस लाइन का इक्वेशन है। तो हमारा जो PQ या PR लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था ये तो सॉल्व हो गया, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछता कि PQ का स्लोप क्या है, तो ये भी हम लोग फाइंड कर लिए कि PQ का स्लोप क्या है, -1/2। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, Q पॉइंट चाहिए। तो अगर हम इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो Q नहीं मिल जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 2x + 1। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y + 3 = 0। तो इसको अगर हम इस लाइन के इक्वेशन को डबल स्टार मान ले और दोनों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपली अलग जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या ये लिख लेते हैं, y - 2x + 1 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। y = क्या था, y = 2x + 1 था ना, तो y - 2x - 1 = 0 लिख लेते हैं, ये हो गया। और ये क्या है, 2y + x + 3 = 0 है, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2y - 4x - 2 = 0। तो सेम साइन है, दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अपोजिट साइन ऐड होता है। तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, x + 4x 5x हो गया, और 3 + 2 कितना हो गया, 5 + 5 = 0। तो 5x = -5, x = -1। x की वैल्यू -1 हुआ, पुट कर दीजिए इसमें स्टार में। इफ x = -1 तो क्या मिलेगा हमको, -1 + 2y + 3 = 0। आगे सॉल्व करिए तो 2y -1 + 3 + 2 उस साइड जाएगा तो -2, कट करिए, y की वैल्यू कितना मिला, -1। तो ये Q वाला पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा आंसर आ गया क्या, -1 - 1। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो गया, -1 - 1, इतना हो गया। क्लियर हुआ। तो जो आंसर हमसे पूछ रहा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो होगा -1 - 1, और ये पॉइंट कितना था, 1 - 2, 1 - 2, ये तो गिवन ही था। चलिए अब अगर आपसे पूछे P का इमेज कहाँ बनेगा, R पे, तो जो P का इमेज होगा उस केसेस में जो Q होगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो क्या हम P R की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, R को हम मान लेते हैं